वेलकम बैक फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जो अगला टॉपिक है ब्रिटिश आगमन से पूर्व भारत की न्याय व्यवस्था, उसमें हम लोगों ने प्राचीन काल में भारतीय हिंदू न्याय व्यवस्था के बारे में हमने एक्सप्लेन किया और इसके साथ ही साथ मध्यकाल में जो सल्तनत काल और मुगल काल में जो मुस्लिम विधि व्यवस्था थी या मुस्लिम न्याय व्यवस्था थी उसके बारे में हमने व्याख्या किया 3 वीडियोज में इसको। और इस वीडियो में जो है हम लोग भारत में ब्रिटिश आगमन से पूर्व जो भारत की न्याय व्यवस्था है उसमें अब हम लोग आ गए हैं भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक शासन काल, यानी कि जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है उस समय से यह वीडियो है। और इसके बाद भी इस पे कई वीडियो बनेंगे, अभी स्टेप वाइज बनेंगे, क्योंकि 1600 यानी 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा एक प्राइवेट कंपनी को ईस्टर्न कंट्रीज में, यानी कि जो ये पूर्वी देश थे, वेस्टर्न कंट्रीज यानी कि वेस्टर्न कल्चर या वेस्टर्न कंट्रीज यूरोप को कहा जाता है। ईस्टर्न कंट्रीज में महारानी जो विक्टोरिया प्रथम थी, इन्होंने क्या किया, सॉरी एलिजाबेथ फर्स्ट ने क्या किया था कि एक व्यापारी कंपनी को कि ब्रिटेन के व्यापार को बढ़ाया जाए, इसके तहत 15 वर्षों के लिए 15 इयर्स के लिए इसको ईस्टर्न कंट्रीज में, पूर्वी देशों में ऑटोनॉमी पावर प्रोवाइड किया गया था, यानी एकाधिकार दिया गया था। और इसमें इस चार्टर एक्ट में 1600 के ईस्ट इंडिया कंपनी के या महारानी के राजलेख में जो चार्टर एक्ट था, इसमें ये भी उल्लेख था कि अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा अगर कोई ब्रिटेन का जो व्यापारी है या दूसरी कोई व्यापारिक कंपनियां अगर इन पूर्वी देशों में व्यापार करती हैं तो अगर उन्हें पकड़ा जाएगा इस मार्फत तो उसके लिए दंड का प्रावधान था। उन्हें दंडित किया जाएगा, या तो उनकी जहाजें जब्त कर ली जाएंगी या तो जो उनके माल होंगे उसको जब्त कर लिया जाएगा, और जो भी प्रावधान रखे गए थे इससे रिलेटेड। तो आइए अब देखते हैं इस टॉपिक को। तो सर्वप्रथम एक साधारण व्यापारिक कंपनी के रूप में ब्रिटेन का व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से 31 दिसंबर यानी 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका पूरा नाम जो था दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया, यह इसका पूरा नाम है, को 15 वर्षों के लिए महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा एकाधिकार प्रदान किया गया तथा अन्य ब्रिटिश व्यापारियों का अनधिकृत रूप से स्वतंत्र व्यापार करना अवैध घोषित कर दिया गया, और ऐसा करने पर वे दंड के भागी थे, जैसा कि मैंने बताया। कंपनी का जो कार्य था यह डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे यानी कि प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पे आधारित था। ठीक है, कंपनी के लिए यह भी आवश्यक था कि वह अपने प्रबंधन हेतु, चाहे वह कंपनी के मैनेजमेंट से संबंधित हो, प्रबंधन से संबंधित हो या प्रशासन के प्रबंधन से संबंधित हो, उसके लिए एक जनरल कोर्ट स्थापित करे जो कंपनी थी। क्योंकि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसमें इंग्लैंड के जो वैसे लोग थे, इन्होंने प्रोपराइटर्स के रूप में इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था काफी संख्या में, और साथ ही साथ उन्हीं में से 24 डायरेक्टर्स और 1 गवर्नर की अपॉइंटिंग की गई थी। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो डायरेक्टरी थी, जो कंपनी के प्रशासन और उसकी व्यवस्था को देखने का काम करती थी, तो यह जनरल कोर्ट स्थापित किया गया था। और जनरल कोर्ट
ये कहा गया था इस राजलेख में महारानी एलिजाबेथ के कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, एक जनरल कोर्ट स्थापित करेगी और जनरल कोर्ट स्थापित करने के साथ ही साथ क्या करेगी, जो जो प्रत्येक वर्ष के लिए यानी कि जो गवर्नर और जो 24 डायरेक्टरों की 24 डायरेक्टरों की यह जो कमिटी थी उसके लिए कहा गया था कि प्रत्येक वर्ष के लिए इसका चुनाव होगा, यानी कि यह क्या होगी, यह इलेक्टेड होगी। जो डायरेक्टर्स जितने होंगे, गवर्नर और डायरेक्टर्स क्या होंगे, यह इलेक्टेड होंगे, वो भी जनरल कोर्ट के द्वारा इनका इलेक्शन किया जाएगा। ओके, और इनका कार्य कंपनी के हितों की रक्षा करना था, गवर्नर और जो 24 डायरेक्टर्स थे। एक वर्ष के अंदर भी इन्हें जनरल कोर्ट द्वारा हटाया जा सकता था। अगर कोई ऐसा इनके ऊपर ऐसा आरोप सिद्ध हो जाए कि इन्होंने क्या किया है, भ्रष्टाचार का काम किया है, करप्शन का काम किया है, तो गवर्नर और 24 डायरेक्टर्स थे, जिसे निदेशक कहा जाता है, कंपनी के निदेशक, इन्हें एक वर्ष के शासन काल से पूर्व ही हटाया जा सकता है। और साथ ही साथ यह क्या थे, अपने पद पे इन्हें एक बार से अधिक चुना भी जा सकता था। यह भी महारानी एलिजाबेथ प्रथम के यानी कि जो चार्टर एक्ट था, जो राजलेख था, उसमें स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया गया था। ओके, सन 1621 में भारत का जो पूर्वी समुद्री तट था, जो ईस्टर्न कोस्टल एरिया है, यहाँ पे तट पर स्थित जो आंग्ल बस्तियों की व्यवस्था थी, ओके, जो अंग्रेजी बस्तियां थी, जिसपे रूप से कलकत्ता हो गया, फिर आपका मसूलीपट्टनम हो गया, इन जगहों पे विशाखापट्टनम, ये सब जो ऐसे एरियाज थे, यहाँ पे कुछ जगहों पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस समय तक क्या किया था, अपने कारखाने, अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करनी शुरू कर दी थी और कुछ जगहों पे स्थापित भी कर ली गई थी। तो आंग्ल बस्तियों में जो व्यवस्था थी कि कंपनी के जो कर्मचारी थे, इनके लिए बहुत से आवास बनाए गए। आवास बनाने के साथ ही साथ कंपनी के जो कर्मचारी हों, ये काफी अच्छे तरीके से काम करें, करप्शन से यानी भ्रष्टाचार से दूर रहते हुए, इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या बनाया, कुछ नियम और कानून बनाए, और प्रशासन से संबंधित नियम और कानून भी इनके द्वारा बनाए गए। प्रशासन के लिए कंपनी द्वारा निर्मित विधानों से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रारंभिक शासन काल में उसकी जो विधायी शक्ति थी, यानी कि लेजिस्लेटिव पावर जो थी, वह अत्यधिक सीमित थी। अत्यधिक सीमित इसलिए थी प्रारंभिक काल में क्योंकि वह उसका जो कारखाना होता था, जो पोर्ट एरिया होता था, यानी जो अंग्रेज कॉलोनीज हुआ करती थी, यानी कि जिस एरिया में सिर्फ अंग्रेज कंपनी के अधिकारी, कर्मचारी और जो भी रहते थे, उनके लिए सिर्फ क्या करती थी, वह विधायी शक्ति उसके पास थी, यानी लेजिस्लेटिव पावर, कानून बनाने का काम ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। वो काफी सीमित था। परंतु कालांतर में अगर देखा जाए तो भारत में आंग्ल भारतीय संहिताओं का सृजन हुआ, जिसे एंग्लो इंडियंस कहते। जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता गया, व्यापार बढ़ता गया, वैसे वैसे कंपनी के जो 15 वर्ष के एलिजाबेथ के द्वारा अधिकार प्रोवाइड किए गए थे, उसे आगे चल के जो ब्रिटेन का सम्राट चार्ल्स प्रथम था, उसने क्या किया, सॉरी जेम्स प्रथम ने क्या किया कि कंपनी के 15 वर्ष के शासन काल का जो एक एक्यूरेट टाइम था, उसको एबॉलिश कर दिया, और ये कहा गया कि कंपनी असीमित समय तक इन पूर्वी देशों में व्यापार कर सकती है, और साथ ही साथ अगर कंपनी के शासन को या कंपनी के व्यापारिक अधिकारियों को समाप्त करना होगा तो उसे 3 वर्ष पूर्व सूचना दे दी जाएगी, इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी कि अगले 3 सालों में कंपनी को क्या करना पड़ेगा, इन पूर्वी देशों से अपने व्यापार को हटाना पड़ेगा। और यह उल्लेख महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के भी चार्टर एक्ट जो 1600 का राजलेख था उसमें भी था। इसमें महारानी के द्वारा ये कहा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जब भी वापस बुलाना होगा, यानी कि जब इनके व्यापार को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, प्रतिबंधित किया जाएगा, तो उसके 2 साल पहले इन्हें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, सूचित कर दिया जाएगा। तो कंपनी को 2 साल के लिए टाइम रहेगा कि अपना बोरिया बिस्तर इन एरिया से समेट सके। तो बाद में चल के क्या हुआ,
जो एंग्लो इंडियन संहिताएं थी, यानी एंग्लो इंडियन कोडिफिकेशन का काम किया गया। और पता ही आप लोगों को बाद में चल के आईपीसी लिखने का काम किया गया लॉर्ड मैकाले के द्वारा 1833 से लेके 35 से लेके और 1860 तक, जिसे इंडियन पिनल कोड कहा जाता है, जो प्रेजेंट टाइम में भी क्या है, इंडियन जो टोटल ऑल ओवर इंडिया है, या इसे जो भी क्राइम होते हैं वह इसके कंट्रोल में आते हैं, आईपीसी के क्राइम। ओके। और जो सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ, या क्या है, जो जुडिशरी से संबंधित, जो जजेस से संबंधित इसमें प्रावधान है, क्या क्या कैसे लागू, उसको इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तथा कंपनी भारत में अंग्रेजी शासन स्थापित करने में सफल हो सकी। बाद में धीरे धीरे जैसे कंपनी ने अपना राज्य विस्तार किया, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे ब्रिटेन की यानी इंग्लैंड की गवर्नमेंट या सम्राट को भी इतना अंदाजा नहीं था कि जिस साधारण सी कंपनी को पूर्वी देशों में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए भेजा जा रहा है, एक कंपनी एक दिन क्या करेगी, एक कंपनी इन देशों में यानी पूर्वी देशों को अपने पॉलिटिकल अंडर पावर में, यानी अपने राजनैतिक अधिकार में ले लेगी। यह क्या था, यह ब्रिटेन की महारानी या ब्रिटेन के सम्राट और ब्रिटेन की सरकार को ये बात पता नहीं। ओके। तो बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, भारत में अपने राज्य स्थापित की। सन 1609 का जो राजलेख था, चार्टर एक्ट, यानी कि 1600 के जब कंपनी के बेनिफिट्स को, प्रॉफिट को ब्रिटेन की राजशाही ने देखा, तो सीधे 9 साल के बाद, यानी 9 years आफ्टर 1609 में, यानी 1609 में फिर राजशाही की तरफ से एक चार्टर अप्लाई किया गया, जिसे सन 1609 का राजलेख या चार्टर एक्ट कहा जाता है। इस चार्टर एक्ट में कंपनी के कार्यक्षेत्र में पर्याप्त विस्तार के कारण तत्कालीन सम्राट जो जेम्स प्रथम थे, इन्होंने 31 मई 1609 के राजलेख द्वारा कंपनी का कार्यकाल अनिश्चित समय के लिए बढ़ा दिया। अभी मैंने बताया। ओके। इसमें अब कोई नहीं था कि 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, 50 साल के लिए, इसे अनलिमिटेड कर दिया गया, यानी कि असीमित कर दिया गया। तथा 1600 के चार्टर एक्ट के तहत जो 15 वर्ष के बंधन को समाप्त कर दिया गया, परंतु चार्टर में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया कि 3 वर्ष पूर्व सूचना देकर ब्रिटिश सम्राट द्वारा भारत स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी का कारोबार किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। ओके। और यह उस समय भी हुआ जब 1833 का चार्टर एक्ट और जब 1813 के चार्टर एक्ट में हम चलते हैं, तो उस समय ब्रिटेन की, इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट थी, इसने क्या किया, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत जब वहां के कैपिटलिस्ट का, जब यूरोप में स्पेशल रूप से जब इंडिविजुअलिज्म आइडियोलॉजी, इसे व्यक्तिवादी विचारधारा कहते हैं, यह काफी प्रभावी हुई। और साथ ही साथ जो उपयोगितावादी विचारधारा थी, जिसके प्रवर्तक जॉन स्टुअर्ट मिल, जेम्स मिल और उन्हीं का शिष्य जो लॉर्ड मैकाले था, जब ये पावर में आए वहां पे, तो इन्होंने क्या किया कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा जब ब्रिटिश पार्लियामेंट पे दबाव पड़ने लगा, तो पार्लियामेंट ने क्या किया, जब 1813 का चार्टर एक्ट आया, तो इसके तहत भारत में, यानी पूर्वी देशों में, चाइना को छोड़ के इन पूर्वी देशों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। और 1833 का जब चार्टर एक्ट आया, तो इसके तहत जो चाइना पे अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को बनाए रखा गया था, उसको भी समाप्त कर दिया गया। और उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को यह वार्न किया गया कि जब चाहे ब्रिटिश पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या कर सकती है, अपने इसके व्यापारिक अधिकार को हटा सकती है। और ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश सम्राट के ट्रस्टी के रूप में अब इन पूर्वी देशों में, स्पेशली भारत में, अपने शासन को चला। एक अल्टीमेट दिया गया 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। उसमें स्पष्ट रूप से यह कह दिया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो राजशाही है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, इसके ट्रस्टी के रूप में भारत में व्यापार और व्यापार के साथ साथ जो प्रशासनिक काम है उसको करें,
और जब चाहे पार्लियामेंट क्या कर सकती है, ईस्ट इंडिया कंपनी से बिना इन्फॉर्म किए उसे वापस ले सकती है। उसके व्यापारिक अधिकार, टोटल कंपनी के अधिकारों को समाप्त कर सकती है। और 1853 के बाद इसके 4 साल बाद 1857 का विद्रोह हुआ, और इस विद्रोह के 2 सालों के बाद 1858 का जो महारानी विक्टोरिया का राजलेख आया, जो उनका एक घोषणा पत्र आया, इस घोषणा पत्र के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पूरे पावर को, कंप्लीटली उसके पावर को ब्रिटिश पार्लियामेंट और महारानी ने क्या किया, अपने हाथों में कैप्चर कर लिया और कंपनी को साइड कर दिया गया। और उसके बाद 1861 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, और 1858 में ही एक भारत सचिव नए पद का सृजन किया गया, इंडिया सेक्रेटरी नाम से, जिसमें 15 सदस्य हुआ करते थे। और वहाँ का जो फॉरेन सेक्रेटरी या फाइनेंस सेक्रेटरी हुआ करता था, मिनिस्टर हुआ करता था, वह इस इंडिया सेक्रेटरी के पद पे बैठता था, और टोटल रिपोर्ट अब ब्रिटिश पार्लियामेंट को देता, यानी अब ब्रिटिश पार्लियामेंट डायरेक्ट इंडिया सेक्रेटरी के माध्यम से भारत के शासन को चलाने। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे कंपनी के हर ईस्ट इंडिया कंपनी के हर एक चार्टर पे चर्चा की जाएगी, उस क्या क्या प्रशासनिक और न्यायिक डेवलपमेंट हुए, क्या विकास हुए, उसको स्टेप बाय स्टेप करते हम लोग आ जाएंगे 1946 9 दिसंबर 1946, जब भारतीय संविधान को लेकर चर्चा हुई, भारतीय संविधान बना, फिर उसकी चर्चा की जाएगी। उसके बाद साथ ही साथ तब हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे, तो जो 22 या 24 परसेंट टाइम में जो पार्ट है 395 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भारतीय संविधान की धारा है, आर्टिकल है, उसको पढ़ने का काम किया जाएगा। फिर जो प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूचियां हैं जिन्हें शेड्यूल कहा जाता है, तो स्टेप बाय स्टेप ये सब चलता रहेगा। ओके, थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाइए, बेल आइकन पे ऑल क्लिक करिए, जिससे हमारा अगला वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल हो। चैनल को देखते रहिए, धन्यवाद।